नाम का एक गांव था। वह गांव में चारों तरफ हरियाली से भरा हुआ था। उस गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन बहुत ही मेहनती और एक ईमानदार किसान था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी। उसमें वह दिन रात मेहनत और लगन से काम करता था। मोहन के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, मगर उसके पास जो भी था वह उसके लिए अनमोल था। अरे सुधा, मुझे जल्दी से खाना दे दो, आज मुझे जल्दी जाना है। हाँ जी, मैं आपका खाना अभी निकाल देती हूँ। मगर सुनिए जी, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? आप तो इस तरह से परेशान हो रहे हैं जैसे कि आपको किसी खास जगह पर जाना है। हाँ सुधा, मुझे आज खास जगह पर ही जाना है। आज मुझे जमींदार जी ने अपने घर पर बुलाया है। क्या आपको जमींदार जी ने बुलाया है? भला ऐसा क्या खास काम आ गया है जो उन्होंने आपको घर पर बुलाया है? पता नहीं सुधा, अब तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। सुधा मोहन को खाना देती है। सुनिए जी, जमींदार जी के घर से आप जल्दी ही घर आ जाइएगा। सुधा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ बात है क्या? मैं नहीं चाहती कि आप ज्यादा देर तक घर से बाहर रहे। रास्ते ठीक नहीं है और अब ठंड भी पड़ने लगी है। अच्छा ठीक है, मैं समय पर घर आ जाऊंगा। इतना कहकर मोहन घर से चला जाता है और वह दिन भर खेतों पर काम करता है। और जैसे ही शाम होती है, मोहन जमींदार जी के घर पर जाता है। आओ आओ मोहन, कैसे हो और कामकाज कैसा चल रहा है तुम्हारा? सब बढ़िया है मालिक, बस इस बार खेती में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी है। सोच रहा हूं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा फसल की उपज हो, ताकि अपने बेटे को शहर भेजकर अच्छे से पढ़ा सकूं। अरे मोहन, तुम्हारे बेटे को शहर में पढ़ने के लिए तो बहुत बड़ी रकम चाहिए, पर इतनी बड़ी रकम तुम्हारा छोटा सा खेत पूरा कर पाएगा? हाँ मालिक, मैं जानता हूं, पर मैं कर भी क्या सकता हूं। अपने खेत में दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत तो कर ही रहा हूं, और देना ना देना तो सब ऊपर वाले की मर्जी पर निर्भर है। हाँ मोहन, तुम तो सच में बहुत ही मेहनती हो। मोहन, मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया। क्या बात है मालिक, कहिए ना। मोहन, मेरी गेहूं की बोरियां शहर पहुंचाना है। अगर तुम अपनी बैलगाड़ी से मेरा यह काम कर दो तो बदले में मैं तुम्हें अपनी 4 बीघा जमीन तुम्हें जोतने के लिए दे दूंगा, और उसका कोई भी किराया या रकम तुम्हें मुझे नहीं देना होगा। मालिक, क्या आप सच कह रहे हैं? इतना बड़ा सौदा, वह भी मेरे लिए? मोहन, आज तक मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। यह तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए तुम्हारे लिए मेरी तरफ से यह तोहफा है। तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ाओ लिखाओ और उसे एक बड़ा आदमी बनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं। मालिक, मैं आपकी बोरियां जरूर शहर पहुंचाऊंगा, और आपकी जमीन में मैं इस बार ऐसी मेहनत करूंगा कि आपकी फसल दोगुनी होगी। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर मोहन वहां से अपने घर को चला जाता है। अरे सुधा, कहां हो? जरा सुनो तो। तभी सुधा मोहन के पास आती है। अजी, क्या हुआ? आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। कोई खास बात है क्या? एक बहुत अच्छी खबर लाया हूं। जमींदार साहब ने मुझे अपनी 4 बीघा जमीन खेती करने के लिए दिया है, और उस खेती में जो फसल निकलेगी उसमें से वे कुछ भी नहीं लेंगे। उसमें से जितना अनाज उगेगा वह सब हमारा होगा, पर इसके बदले में मुझे उनकी गेहूं की बोरियां अपनी बैलगाड़ी से शहर पहुंचाना है। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा मौका हर किसी को कहाँ मिलता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास भी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। सुधा, अब लग रहा है कि हमारे दिन बदलने वाले हैं। अब हम अपने बेटे को शहर भेजकर अच्छी शिक्षा देंगे। मैं उसकी जिंदगी में हर वह चीज दूंगा जो मुझे नहीं मिला है। अब मुझे मेरा सपना सच होता हुआ दिख रहा है। पिताजी, शहर से लौटते समय मेरे लिए पकौड़े ले आना। मुझे पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए पकौड़े ले आऊंगा। अगले दिन मोहन घर से जल्दी निकल जाता है और जमींदार जी के यहाँ जाता है, और वहां से बोरियां अपनी बैलगाड़ी में रखकर शहर के लिए निकल जाता है।
बोरिया लेकर मोहन शहर रामलाल के यहाँ पहुँचता है। तब रामलाल मोहन से कहता है, अरे मोहन, तुम्हारा यहाँ शहर में कैसे आना हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काका, जमींदार जी ने आपके यहाँ बोरिया पहुंचाने को बोला था। अरे हाँ मोहन, मैं तो भूल ही गया था। जाओ गोदाम में बोरियां रखवा दो। हाँ काका, आप फिक्र मत करो, मैं रखवा दूंगा। अच्छा बेटा, तुम बहुत दूर गांव से आए हो तो चलो कुछ नाश्ता पानी कर लो। मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। चलो और चलकर कुछ खा लो। अरे नहीं नहीं काका, रात होने से पहले घर जाना है। अच्छा तो ठीक है, अब तुम जाओ। और हाँ, सेठ जी से कहना कि कभी टाइम मिले तो किशन काका से मिलने आ जाएंगे। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ, अगली बार आऊंगा तब आपके यहाँ नाश्ता पानी करूंगा। मोहन चलते चलते थक जाता है और एक जगह पर बैठ जाता है। तभी उधर से एक किसान आता है। अरे मोहन भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे रामेश भाई, क्या बताऊं, जमींदार जी के बोरियों पहुंचाने आया था, मगर रास्ते में चलते चलते इतना थक गया, सोचा कि थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूं। चले थे बोरी पहुंचाने और खुद ही बैठ गए। यह तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गया, वरना तुम तो यहाँ अकेले ही बैठे रहते। अरे नहीं भाई, अब मैं घर की ओर निकलता हूं और रात होने से पहले मुझे घर भी पहुंचना है। अरे भाई तो चलो, हम साथ में चलते हैं, मुझे भी घर जाना है। कुछ ही दूर चलने पर एक पकौड़े वाले की दुकान आती है। पकौड़े की दुकान को देखकर मोहन कहता है, अरे जरा रुको भाई, मुझे पकोड़े खरीदने हैं। मेरे बेटे ने मुझसे पकोड़े मंगवाया है, उसे पकोड़े बहुत पसंद है। अरे भाई, पकोड़े कितने रुपए प्लेट बेच रहे हो? 5 रुपए प्लेट है भाई। अच्छा ठीक है, 3 प्लेट दे दो। मोहन पकौड़े ले लेता है और कुछ ही दूर चलते हुए वह अपने घर पहुंच जाता है। लो बेटा तुम्हारे पकोड़े। अजी, आज इतनी देर कैसे हो गई? आज तो आपको बहुत समय लग गया। इतनी देर से कोई घर आता है क्या? सुनिए जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि घर समय पर आया कीजिए, मगर आप हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं और समय से कभी घर नहीं आते। सुधा सेठ जी के घर गया था। उनकी चावल की बोरियों को शहर में पहुंचाना था। बोरियों को जगह जगह पर रखने में देर हो गई, तब इतनी जल्दी घर कैसे आता? क्या सुधा, काम में तो देर सवेर होता रहता है। चलो छोड़ो, अब मुझे खाना दो। अच्छा ठीक है, मगर आपको इतना ज्यादा पकौड़े लाने की क्या जरूरत थी? अभी वैसे भी हमारे पैसे के मामले में हाथ तंग है। ए सुधा, तुम दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तुम दोनों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए अगर मुझे पूरी दुकान भी लानी पड़े तो मैं वह भी कर सकता हूं। तुम दोनों के लिए ही तो मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। अच्छा चलिए, अब बस रहने दीजिए। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। आइए, अब सब मिलकर खाना खा लेते हैं। तीनों लोग मिलकर पकौड़े खाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही मोहन काम में लग जाता है। मोहन दिन रात एक करके खेत पर काम करता है और बहुत ही कम समय में अच्छी फसल उगा लेता है। मोहन के पड़ोसी को यह सब देखकर बहुत जलन होती है। सुनिए जी, क्या आपने सुना? मोहन को जमींदार साहब ने 4 बीघा जमीन खेती के लिए दिया है। मोहन तो पहले से ही अच्छा खासा कमा लेता था और अब तो उसके पास 4 बीघा जमीन और आ गई है। अब तो वह बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा। हाँ उर्मिला, मैंने भी यह बात सुनी है। सच कहूं तो मुझे भी उसकी खुशी देखी नहीं जाती। हर बार हर चीज मोहन के ही किस्मत में क्यों आता है? जो भी हो, हम कर भी क्या सकते हैं। अच्छा, अभी उसकी फसल तैयार होने दीजिए, तब हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। उसी समय हम कोई कदम उठाएंगे। अभी कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं होगा। उर्मिला, तुम ठीक कह रही हो, मगर मोहन बहुत ही तेज इंसान है। उसे धोखा देना इतना आसान बात नहीं है। हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हमारा काम भी हो जाए और उसे पता भी ना चले। मुझे सब पता है जी, आप चिंता मत करो। जब उसकी फसल पककर तैयार होगी तब हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है भाग्यवान, अब मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। असली खेल तो तब शुरू होगा जब उसकी फसल पककर तैयार होगी। तब देखना हम मोहन को कैसे सबक सिखाते हैं। अब मैं भी चुप नहीं बैठूंगा, समय आने दो।
मोहन लग्न से अपने खेतों में काम करता है। अच्छी फसल उगाने के लिए वह अपना जी जान लगाकर मेहनत करता है। उसकी मेहनत का पसीना यह गवाही दे रहा था कि उसकी फसल कितनी अच्छी होने वाली है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और मोहन की फसल पककर तैयार हो जाती है। सुनिए जी, मोहन की फसल तो पककर तैयार हो गई है। यही सही समय है, हमें कोई ना कोई कदम उठाना होगा। अरे हाँ उर्मिला, इस बार तो उसे हमें अच्छा सबक सिखाना होगा, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम उसकी फसल को बर्बाद कैसे करें। इस बार तो हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे, वह दोबारा फिर उठने की कोशिश नहीं करेगा। सुनिए जी, आप बहुत सारे गाय और भैंसों को उसके खेत में छोड़ दीजिए। वह सारे उसके खेत को बर्बाद कर देंगे, ताकि सेठ जी खेत का फसल के बर्बाद होने का नुकसान मोहन सह नहीं पाएगा और जमींदार को मजबूरन उसका खेत वापस लेना पड़ेगा। यही मौका है मोहन को पूरी तरह से बर्बाद करने का। ठीक है भाग्यवान, मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा और उसकी सारी फसल बर्बाद करके ही आऊंगा। मगर उर्मिला, मुझे ऐसा करते किसी ने देख लिया तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। कोई नहीं देखेगा जी, आप थोड़ा सावधान होकर जाइएगा। वैसे भी रात में सभी सो रहे होते हैं। रमेश सारे गाय और भैंसों को मोहन के खेत में छोड़ देते हैं और खुद भी मोहन के खेत के बर्बादी का नजारा देख रहा होता है कि तभी अचानक मोहन की नींद खुलती है तो मोहन खिड़की से देखता है कि खेत में बहुत सारे जानवर पड़े हैं। तभी मोहन जल्दी से हाथ में एक लाठी लेता है और जानवरों को भगा देता है। उर्मिला, अपना प्लान तो नाकामयाब रहा। जैसे सारे जानवर खेत में गए थे वैसे ही मोहन आ गया था और सारे जानवरों को भगा दिया। अजी आप टेंशन मत लीजिए, है हमारे पास एक और प्लान है। उससे तो मोहन की फसल कोई भी नहीं बचा सकता। बताइए उर्मिला, कौन सा प्लान आया है? क्यों ना हम मोहन के फसल में आग लगा दें। हाँ उर्मिला, तुम सही कह रही हो। अब हमको मोहन की फसल बर्बाद करने के लिए आग ही लगाना होगा। अगले दिन मोहन के पड़ोसी मोहन के खेत की फसल में आग लगा देता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो मोहन और उसकी पत्नी सुधा दोनों खेत पर जाते हैं। देखिए जी, हमारी फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? कौन किया यह सब? अब हम क्या करेंगे? हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। हाँ सुधा, तुम ठीक कह रही हो। हमारी सिर्फ फसल ही नहीं बर्बाद हुई है, हमारे सपने भी टूट गए हैं। इस फसल को उगाने के लिए मैंने ना दिन देखा, ना रात, और दिन रात लगातार मेहनत करता रहा और वह एक झटके में सब बर्बाद हो गया। मैंने सोचा था इस फसल के हो जाने से मैं अपने बेटे को शहर में पढ़ने के लिए भेजूंगा, मगर अब तो फसल ही नहीं रही। मेरे सारे सपने टूट गए। मगर साजिश करने वाला यह नहीं भूले कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। उसको एक ना एक दिन अपनी करने की सजा जरूर मिलेगी। सुधा, हमारी फसल का इस तरह से बर्बाद हो जाना कोई हादसा नहीं है, बल्कि किसी ने सोच समझकर यह काम किया है। कोई हमें आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता है। मोहन अपनी फसल की ऐसी स्थिति को देखकर बहुत ही मायूस हो जाता है। वह अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। तब मोहन की पत्नी उसे हिम्मत देते हुए कहती है, सुनिए जी, आप मायूस मत होइए। जिसने भी यह किया है उसने हमारी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की है, मगर हम हार नहीं मानेंगे। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, एक बार फिर से उठ खड़े होंगे। कुछ दिन बाद मोहन के घर जमींदार आता है। अरे घर में कोई है क्या? मोहन, घर में हो क्या भाई? जरा बाहर तो आना। मोहन और उसकी पत्नी दोनों घर के बाहर आते हैं। सुनो मोहन, मुझे पैसे चाहिए। मैंने अपनी 4 बीघा जमीन खेती करने के लिए दिया था, तो अब मुझे आधे पैसे दे दो। मेरे घर में जरूरी काम आ गया है। मालिक, मैं आपको कैसे बताऊं? मैंने दिन रात एक करके अच्छी फसल तैयार की थी, मगर पता नहीं कैसे फसल पकने पर किसी ने उसमें आग लगा गया और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा मालिक। देखो मोहन, मेरे साथ झूठ बोलने की कोशिश मत करना। ये सारी बहानेबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। मैंने तुम्हें खेती के लिए इतनी बड़ी जमीन दिया था और अब तुम पैसे देने का समय आया तो झूठ बोल रहे हो। मालिक, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, यह बात बिल्कुल सच है। आप खुद चलकर देख लीजिए। मैं कोई बहानाबाजी नहीं कर रहा हूं। मालिक,
मैं तो खुद अपने बेटे को शहर भेजकर पढ़ाने का सपना देख रहा था, मगर मेरे सारे सपने टूट गए। देखो मोहन, मुझे तुम्हारे सपनों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम अपना खेत भी भूल जाओ। मैं तुम्हारे खुद की 3 बीघा जमीन भी अपने कब्जे में ले लूंगा, तुम्हारा घर भी ले लूंगा। जमींदार मोहन का घर और जमीन दोनों अपने कब्जे में ले लेता है। मोहन, उसकी पत्नी और तीनों बेघर हो जाते हैं। मोहन अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर की ओर चल देता है। पिताजी, मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। हे भगवान, एक कैसा दिन आ गया। मैं कैसे का पिता हूं जो अपने बेटे का पेट भी नहीं भर सकता। मेरे पास तो ना कोई रहने का ठिकाना है और ना ही कोई काम है। फिर मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूं? भगवान, हमारे इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप हिम्मत मत हारिए जी, मैं कुछ करती हूँ। कहीं से खाना मांग कर देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। सुधा एक घर पर जाती है और घर के सामने खड़े होकर आवाज देती है। सुनिए, घर में कोई है क्या? तभी घर के अंदर से एक औरत बाहर आती है। सुनिए बहन जी, क्या आपके पास थोड़ा खाना मिलेगा? मेरा बच्चा बहुत ही भूखा है, थोड़ा सा खाना दे दीजिए। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। अब तो घर में खाना बचा ही नहीं है। सभी लोगों ने खाना खा लिया है और खाना खत्म हो चुका है। अगर तुम थोड़ा पहले आती तो शायद थोड़ा बहुत मिल भी जाता। अब घर में खाना नहीं बचा है तो मैं तुम्हें खाना कहाँ से दूँ? तुम किसी और से खाना मांग कर देख लो, शायद तुम्हें वहाँ कुछ मिल जाए। सुधा मायूस होकर वापस आ जाती है। क्या हुआ सुधा? क्या तुम्हें कहीं भी खाना नहीं मिला? मैं जानता था इस गांव में अब हमारी मदद कोई नहीं करेगा। चलो, हम शहर चलते हैं। वहां मेरा एक दोस्त रहता है, शायद वह मेरी कुछ मदद कर दे। मोहन और उसके बच्चे तीनों शहर की ओर निकल जाते हैं। अरे मोहन भाई, कैसे हो? और यहाँ कैसे आना हुआ? और भाभी को भी साथ में लाए हो? बड़ी खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। राजू भाई, हमारे नसीब में अब खुशी कहाँ है? मैं यहाँ मुसीबत का मारा हुआ आया हूँ। हमने अपना गांव छोड़ दिया है। उस गांव में अब मेरा कुछ नहीं बचा है। मेरे इतने महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई और जमींदार जी ने मेरा जमीन और घर दोनों अपने कब्जे में ले लिया। हमारे पास अब रहने का ठिकाना तक नहीं है। हम कहाँ जाए? इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। अब आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए। मोहन भाई, तुमने बहुत अच्छा किया कि यहाँ चले आए। मैंने दूसरी जगह पर दूसरा घर ले लिया है। आज से तुम और तुम्हारा परिवार इसी घर में रहेंगे। और यह लो, कुछ पैसे अभी तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। अब मोहन अपने दोस्त के घर में रहने लगता है और अपने लिए एक काम ढूंढ लेता है। मोहन अपने बेटे का एक स्कूल में दाखिला भी करवा दिया। अब यहीं शहर में उसका बेटा पढ़ने भी लगा। तभी मोहन के गांव से एक आदमी आता है। मोहन भाई, आपको जमींदार जी ने बुलाया है। आप घर चलो। जमींदार को आपके पड़ोसी रमेश के सारे करतूतों का पता चल गया है। आपके खेत में आपके पड़ोसी रमेश ने ही आग लगाई थी। तभी मोहन अपने बेटे को छोड़कर अकेले ही गांव आता है और जमींदार ने चौपाल पर मोहन के पड़ोसी रमेश को बुलवाता है। रमेश, तुमने ये मोहन के साथ क्यों किया था? मालिक, माफ कर दो। मैं जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई। मालिक, मैं मोहन को आगे बढ़ते हुए देख नहीं पा रहा था। मैं कुछ नहीं जानता। मोहन की फसल की जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब तुम करोगे। अब मोहन के नुकसान की भरपाई भी हो गई और वह अपने बेटे को शहर में पढ़ाने में सक्षम हो गया। इस तरह मोहन का सपना पूरा हो गया। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।